साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुजन भारत। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत पर हुए हमले को लेकर कल भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण लखनऊ में आए और प्रोफेसर रविकांत का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि जल्द इसी पर हमारे साथ नेशनल जनमत के संस्थापक और संपादक नीरज पटेल हमारे साथ में हैं। सीधे इनसे समझ से लखनऊ में प्रोफेसर रविकांत जी पर हमला हुआ और जिन्होंने हमला किया उन पर कार्रवाई नहीं हुई और जिन पर हमला हुआ उन पर कार्रवाई हो गई। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी इसके पहले दिल्ली में भी यही चीज आपने देखी, प्रोफेसर रतनलाल पे गिरफ्तारी हो गई और फिर उनके बाद काफी कुछ करने के बाद, मेहनत मशक्कत के बाद उनको छोड़ना पड़ा। और इस तरीके से बुद्धिजीवियों पर जो हमले हो रहे हैं, प्रोफेसरों पे खास तौर पर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस समय देश में अजीब किस्म का माहौल है। संविधान जिस हिसाब से लोगों को बोलने की आजादी देता है या कानून की विभिन्न धाराएं जिन चीजों पर लगनी चाहिए उन बातों पर न लग करके अब इस हिसाब से डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सी बात दक्षिणपंथी संगठनों को, दक्षिणपंथी मानसिकता के लोगों को, तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों को अच्छी लगेगी, वो बात कानून सम्मत है और संविधान सम्मत है। जो बात उनको अच्छी नहीं लगेगी वो कानून के विरोध में है। प्रोफेसर रविकांत जी ने जो बात कही वो एक दो किताबों के रेफरेंस के साथ कही। तो अगर किसी को आपत्ति है कि इन्होंने गलत कहा तो उन किताबों को बैन करने की मांग करनी चाहिए। वो किताबें बाकायदा देश में चल रही हैं, उनमें से कई किताबें सिलेबस में पढ़ाई भी जाती हैं, उनको कई जगह कोट किया जाता है। किसी किताब में लिखी हुई किसी बात को अगर कोई शख्स कोट करके कह रहा है कि ये उस किताब में लिखा है, ये मेरा व्यक्तिगत मत नहीं, तो पहली चीज तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बनती है। हमने कहा चलिए मान लीजिए कि आपको लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा, तो ये एक इंडिविजुअल जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कोई छात्र हाथ लगा देता है, उनके खिलाफ गोली मारो सालों को जैसी नारेबाजी होती है। कुलपति किसी भी विचारधारा, किसी भी मानसिकता के हो, पहले वो प्रोफेसर है, बाद में कुलपति है। उनको अपने प्रोफेसर से यानी कि शिक्षक होने का दायित्व निभाते हुए शिक्षक के साथ खड़े होना चाहिए था, भले ही वो उनके बयान के साथ खड़े ना होते जी, क्योंकि वो बयान विश्वविद्यालय के अंदर नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय उनके बयान से अपने आप को अलग कर सकता था, लेकिन शिक्षक के साथ जो हुआ वो विश्वविद्यालय के अंदर हुआ। कुलपति को उसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए था। 10 मई को घटना हुई, कुलपति ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। जो छात्र उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, गोली मारो सालों को, उनके आरक्षण, उनकी जाति पर सवाल उठा रहे थे, उन छात्रों को एकदम फ्री छोड़ दिया। प्रोफेसर रविकांत जी को नोटिस दे दिया। उससे इन नफरतवादियों का हौसला बढ़ा। 18 मई को, क्योंकि उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे, तो एक पार्टी, एक विचारधारा पर सवाल ना उठे, तो इस बार समाजवादी छात्र सभा में अपने विचारधारा का एक व्यक्ति कार्तिक पांडे उठा लाए और उसने पहले गुरुजी कह करके पैर छुए, उसके बाद इनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि कुलपति 8 दिन, कुलपति, प्रशासन और सरकार 8 दिन शांत बैठा रहा। अगर कार्तिक को ये समझ में आता कि हम ऐसा कुछ करेंगे, हमारे खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, उसको पहले ही आश्वस्त कर दिया गया होगा कि तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, तुम हमला कर दो। और 8 दिन में ये बात उसने देख ली, तब वो हमला करने के लिए बाध्य हुआ। तो पहलू है। प्रोफेसर रविकांत के समर्थन में उतरते ही इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनके बयान के पक्ष में हैं या विपक्ष में। बयान इंडिविजुअल बात है, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है, पुलिस विवेचना कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ नारेबाजी, उनके खिलाफ हमला, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देना, ये लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है। ये विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की बात है। कुलपति को अपनी मेंटलिटी किसी भी विचारधारा की हो, देखिए ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि इस समय कुलपति बनने की पहली योग्यता ये है कि आप आरएसएस में कितने लोगों को जानते हैं या खुद कितने अंदर से आप संघी चोला ओढ़े हुए हैं जी। तो ये आप बने रहिए कुलपति, आप बने रहिए संघ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां शिक्षकों के हितों की बात है, वहां कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़ाइए। आपके नकारेपन की वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल खराब हुआ। रविकांत जी की बात करते हैं, इस बात से मैं व्यक्तिगत तौर पर मतलब डिसएग्री हूं कि प्रोफेसर जैसे किसी शख्स को कोई आवश्यकता नहीं थी कि रतनलाल जी ने वो बात लिखी, लेकिन कानून की दृष्टि से देखें तो रतनलाल जी ने कोई गलत बात नहीं लिखी। जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता कोर्ट से कि फव्वारा है या शिवलिंग,
जी। तब तक किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं, अभी क्लियर ही नहीं है। जी। दूसरी बात, लिखने में उन्होंने ये सावधानी बरती कि उन्होंने यदि जैसा शब्द इस्तेमाल किया, यदि और संभावना व्यक्त की है। तो संभावना अगर कोई व्यक्त कर रहा है, अगर वास्तव में भावना आहत होने का कोई मुकदमा उनके ऊपर बन रहा होता तो कोर्ट 24 घंटे के अंदर उनको रिलीफ नहीं देती। जी। कोर्ट की रिलीफ देने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तारी की, जी। एक बात। जी। एफआईआर आप किसी के खिलाफ भी दर्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर होना एक अलग बात है, लेकिन एफआईआर का मतलब सामने वाला व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। एफआईआर का मतलब होता है कि एफआईआर हो गई, किसी ने कंप्लेंट की, अब हम विवेचना करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से कम की सजा हो, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए। अब आप रतनलाल जी की गिरफ्तारी क्यों कर लेते हैं? वो कोई अपराधी तो है नहीं, घर छोड़ के तो भाग नहीं रहे थे। जी। रात में 10:30 बजे आप उनको गिरफ्तारी इसलिए करते हैं, ये बताने के लिए कि देश में अब किस तरह की चीजें चलेंगी और किस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। जी। नीरज जी, कल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का भी आगमन लखनऊ में हुआ और प्रोफेसर रविकांत को उन्होंने समर्थन दिया और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपके साथ में हैं। कल आप भी रहे, मौजूद रहे वहां पर, क्या कुछ घटना रही थी कल की वहां पे? देखिए, चंद्रशेखर भाई क्लियर कट ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि हम विश्वविद्यालय का कोई माहौल खराब कर रहे हैं। जी। इसके बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तथाकथित जो नफरत फैलाने का जिनका एजेंडा है, जी। उन लोगों ने नारेबाजी करके उनके मार्ग में व्यवधान करने की कोशिश की। भीम आर्मी ने अपने ढंग से उसका जवाब दिया। जी। जब आप किसी को उकसाएंगे तो वो अपने तरीके से जवाब देगा, लेकिन जवाब में भी असंवैधानिक शब्द नहीं था, केवल उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए तो इधर से जय भीम के नारे लगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं। जी। लेकिन बात ये आती है, क्या चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने माहौल खराब किया? तो मैं आपको बता देता हूं कि इनके आने से पहले ये तो कैंपस के अंदर नहीं घुसे, केवल रविकांत जी से मिलने गए, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष संत बाबा महादेव, हिंदू राष्ट्र शक्ति के सह समन्वयक मृत्युंजय सिंह, ये लोग यूनिवर्सिटी के अंदर भी घुसे। बाकायदा इनकी तस्वीरें हुई जहां पर ये वीसी ऑफिस में बैठ करके, प्रॉक्टर ऑफिस में बैठ करके चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। मतलब ये इन लोगों को नाश्ते के साथ आगोभगत की जाती है। अगर आप किसी के पक्ष में गए थे तो दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अगर कोई आ जाता है तो उसके कैंपस का माहौल कैसे खराब होगा? दूसरी बात, चंद्रशेखर भाई आपके जो मूल कैंपस है उसके अंदर नहीं गए। वो प्रोफेसर रविकांत चूंकि कैंपस में रहते हैं, उसी परिसर के अंदर रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनसे मिलने के लिए कहाँ अलग थोड़ी मिलाएंगे। किसी को भी देश में किसी से भी मिलने का अधिकार है। तो फिर आपकी तरफ से व्यवधान करने की कोशिश क्यों की गई? जब उनके यहाँ पहुंचे तो वहां हसनगंज थानाध्यक्ष भी मौजूद थे, 3-4 थानों के लोग और थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर लिखवाने का अधिकार सबको है। बोले ये अजीब तरह की घटना देख रहा हूं कि पहले आप जांच कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करेंगे। जबकि रविकांत जी के मामले में आपने पहले एफआईआर दर्ज कर ली, फिर जांच कर रहे हैं। मतलब रविकांत जी पर तो एफआईआर पहले हो गई, लेकिन रविकांत जी को जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उन पर आप जांच कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर थानाध्यक्ष जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं सामने मौजूद था, स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा था कि ऊपरी दबाव है। चंद्रशेखर आजाद ने एसीपी से, डीसीपी से, डीजी से, तीनों लोगों से बात की मेरे सामने। स्पष्ट था कि सब मामला सबको पता था, लेकिन अलग से समझ में आ रहा था कि इसमें कोई ना कोई राजनीतिक दबाव है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि हमारा आदमी अगर गलत करेगा, नफरतवादी और दक्षिणपंथी मानसिकता का, तो हम उसको बचाएंगे। और इसी मैसेज को देने के लिए प्रोफेसर रविकांत की तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। 18 मई की जो घटना हुई उसमें ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसमें एफआईआर शायद इसलिए दर्ज कर ली कि वो समाजवादी छात्र सभा का था। लेकिन अगर SC/ST एक्ट के तहत आपने एफआईआर दर्ज की, एक शिक्षक को विश्वविद्यालय के अंदर मारा जाता है और आप 3 घंटे में उसको हिंदूवादी संगठन के लोग छुड़ा ले जाते हैं। तो क्या आप माहौल बनाना चाहते हैं? हालांकि चंद्रशेखर भाई ने अपने संगठन के लोगों से मिलकर के तय किया, 1 हफ्ते का समय दिया है कि अगर 1 हफ्ते में एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो वो किसी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो।
नीरज जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हो जाती है, उसके बाद भी अखिलेश यादव की कान में जूं नहीं रेंगती है और छोटी सी छोटी ट्वीट करते हैं, साड़ सड़क पे अगर आ जाते हैं तो वो ट्वीट तुरंत हो जाता है। और रविकांत जी जबकि जाना पहचाना चेहरा है, कई बार अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद भी एक ट्वीट या फिर सदन में मुद्दा नहीं बनाते हैं। कारण क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है? अखिलेश यादव बेहद डरे हुए, कायर और कंफ्यूज्ड नेता हैं। अखिलेश यादव केवल सामाजिक न्याय या पाखंड विरोध और अंधविश्वास इस तरह की चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। मतलब इस तरह की चीजों पर जी। वो अपना एजेंडा क्लियर नहीं करना चाहते। जहां भी खुल करके सामाजिक न्याय के पालन की बात होगी, वहां अखिलेश यादव हमेशा ढुलमुल नीति अपनाते हैं। अखिलेश यादव इस समय घर से बाहर निकल करके लोगों से मिलने जाने लगे हैं, कई जगह से इस तरह की सामने आई। जी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं बदल गया हूँ। सदन में चीख चिल्ला करके ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि देखो अखिलेश यादव बदल गया है। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब तक आप मुद्दों के साथ, लोगों के साथ क्लियर कट तौर पर खड़े नहीं दिखाई देंगे। आप रविकांत जी के बयान का समर्थन न करते अगर आपको डर था जी। कि ज्ञान वापी मामले में जाने से उनका जो वोट उनको नहीं मिलता, उस वोट को लेने के लिए लड़ाई रहते हैं। तो चलिए, हमने एक बार मान लिया कि आप राजनीतिक हैं, आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप प्रोफेसर रविकांत के बयान से अपने आप को अलग करते हुए इस बात की निंदा तो कर सकते थे कि प्रोफेसर पर हमला गलत है। जी। और आपके ही समाजवादी छात्र सभा का यूनिट अध्यक्ष था वो जिसने मारा। जी। जी। इसके बाद केवल निष्कासन होने के बाद आपने एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि रविकांत जी की इस बीच में मुलाकात हुई, उनको आश्वासन भी दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन मैं आश्वस्त था कि अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सलाह लेते हैं उदयवीर सिंह जैसे लोगों से। जी। जी। अब ठाकुर उदयवीर सिंह जैसे लोग, आनंद भदौरिया जैसे लोग, जो लोग खुद चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं कर पाते हैं, अपना पर्चा जानबूझकर कैंसिल करवा लेते हैं ताकि चुनाव न लड़ना पड़े, क्योंकि उनके सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जी। अब ऐसे लोगों से सलाह लेंगे तो अखिलेश यादव की दुर्गति जो इस बार हुई है इतने भारी समर्थन के बाद, जी। तो आगे और दुर्गति होना तय है। जी, तो 7 दिन के बाद आप लग रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव या फिर कुछ दबाव बनाया जा सकता है और उन जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको लग रहा है कुछ? कार्रवाई कतई नहीं होगी। जी। जी। अब सोचिए, आपकी एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी मजबूरी हो जाए कि आप किसी को गिरफ्तार करें। जब एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे? जी। ये मैं 101% हूं कि अगर दबाव में एफआईआर भी दर्ज कर लेते हैं तो कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए कि कार्रवाई तो बात की बात है, पहले एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहे हैं। जी। जबकि सैकड़ों मामले ऐसे हैं जहां एफआईआर दर्ज होने के बाद सत्ता पक्ष के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पहले स्टेप ही आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करेगा। जी। सरकार चूंकि इस समय पाखंडियों की है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों की है, धार्मिक मतान्धता को, धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने वालों की है, संघी मेंटलिटी को बढ़ावा देने वालों की है, विश्वविद्यालय के माहौल में शैक्षणिक माहौल से ज्यादा धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने वालों की है, प्रदेश में पर्यटन के नाम पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वालों की है, धर्म की अफीम सुंघा करके वोट लेने वालों की है। तो वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर धर्म पर कोई बात होगी तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी हो जाएगा, हम एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की सरकारों में इन लोगों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होगी। जी। जी, नीरज जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। शुक्रिया, शुक्रिया।